नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी दुनिया का एक ऐसा सितारा जिसकी मौत आत्महत्या है या कुछ और, इस पर सस्पेंस इस कदर गहराया कि अब इस मामले की जांच सीबीआई को करनी पड़ रही है। लेकिन इस बीच सुशांत सिंह राजपूत का एक फार्म हाउस हैंगआउट विला जो मुंबई से 100 किलोमीटर दूर लोनावाला में मौजूद है, वो अचानक चर्चा में आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत का ये फार्म हाउस मुंबई से 100 किलोमीटर दूर है। फार्म हाउस को नजदीक से देखने जानने के लिए संवाददाता रवि जैन ने मुंबई से पुणे के लोनावाला तक का सफर तय किया। रास्ते में कई पहाड़, सड़कों के किनारे पहाड़ों से गिरता झरना और सड़क के बीच कई टनल भी मिले, जिनसे गुजरते हुए हमारी टीम लोनावाला के इस हैंग आउट विला तक पहुंची। पावना झील से सटे इस विला के चारों ओर सिर्फ हरियाली है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ों के बीच झील भी मौजूद है। सुशांत जब कभी परेशान होते या दिमागी तौर पर सुकून पाना चाहते थे तो लोनावाला के इसी हैंग आउट विला नाम के फार्म हाउस में पहुंचते थे, जिसे उन्होंने किराए पर ले रखा था। प्रकृति के सुंदर नजारों, पहाड़ों के बीच बने इस फार्म हाउस में सुशांत कई दिन गुजारते थे। फार्म हाउस में सुशांत कभी अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ, कभी अपने करीबी दोस्तों के साथ पहुंच जाया करते थे। सुशांत कभी महीने में 3-4 बार तो कभी हफ्ते में 2 बार भी इस फार्म हाउस में आते थे। 2.25 एकड़ जमीन पर तैयार इस बेहद खूबसूरत फार्म हाउस में हर सुख सुविधा मौजूद है। चारों ओर खूबसूरत नजारा है। तरह तरह की सब्जियां उगाने और फार्मिंग के लिए बड़ा सा गार्डन है। हरियाली से भरे गार्डन में 2 जगहों पर झूला लगा है। इमारत के नीचे पार्किंग के लिए बड़ा इलाका है। एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल है। अब इस फार्म हाउस के भीतर का हिस्सा देखिए। बेडरूम के भीतर से भी पहाड़ और झीलों का सुंदर नजारा दिखता है। सुशांत सिंह राजपूत को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था, लिहाजा यहां भी उनकी पसंदीदा किताबों की छोटी लाइब्रेरी दिखी। फार्म हाउस में बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम था, खेल मनोरंजन के लिए स्नूकर पूल भी। सुशांत को साइंस से बड़ा लगाव था। वो इंजीनियर थे। दीवारों पर सुशांत की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। उनमें भी उनका ये शौक नजर आता है। सुशांत की तस्वीरों के बैकग्राउंड में रॉकेट और स्पेस एयरक्राफ्ट दिखते हैं। साइंस में उनकी दिलचस्पी से सभी वाकिफ हुए जब उनकी ये तस्वीरें लोगों ने देखी। उन्होंने अपने पैसे से टेलीस्कोप खरीदकर घर में लगाया था। वो चांद तारों की दुनिया के रहस्य को समझने की कोशिश करते थे। बेहद कम उम्र में सुशांत आज उन्हीं सितारों की दुनिया में पहुंच गए हैं, लेकिन उनका यह शौक इस हैंग आउट विला फार्म हाउस के भीतर भी दिखता है, जहां टेबल पर स्पेस एयरक्राफ्ट, रॉकेट, एस्ट्रोनॉट की रेप्लिका सजी थी। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे, जो कम उम्र में ही उन्हें छोड़कर चली गईं। फार्म हाउस के कमरे में सुशांत ने अपनी दिवंगत मां की फ्रेम की हुई एक तस्वीर भी लगा रखी थी। यहां पहुंचने के बाद एबीपी न्यूज को इस बात की जानकारी भी मिली कि सुशांत की मौत के बाद 3 जुलाई को मुंबई में रहने वाली उनकी बहन मीतू ने फार्म हाउस में रखी सुशांत की तमाम चीजों को लेकर मुंबई चली गई। लेकिन यहाँ ये 3 डॉगी अब भी मौजूद हैं, जो सुशांत के बेहद करीब थे। सुशांत सिंह राजपूत को इनसे बेहद लगाव था।
किराए के अपने फार्म हाउस में सुशांत ने इन तीनों को पाल रखा था। पहले इनका नाम ईना, मीना और डीका था, लेकिन सुशांत ने इन तीनों का नाम बदल दिया और इनके नाम अमर, अकबर और एंथोनी रख दिए। आगे बढ़ते हैं। कानपुर की एक लड़की शालिनी यादव ने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की ओर से इसे लव जिहाद बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह मसला लव जिहाद का नहीं। तो पूरा मामला क्या है, ये देखिए। आएंगे और ना ही किसी का दबाव है हम पे। हम खुद से शादी करी, खुद से रहें। मर्जी से की थी तो हम वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमने मना कर दिया। दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी की है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग है। बस यही आड़े आ गया। और जहाँ सालों से जात पात और धर्म के नाम पर सियासत का पुराना इतिहास रहा, वहाँ भला ऐसे मामले सामने आए और सियासत न हो, ये कैसे संभव है? ताजा मामला कानपुर से। यहाँ बर्रा की रहने वाली हिंदू लड़की शालिनी यादव ने लाल कॉलोनी इलाके के रहने वाले मुस्लिम लड़के फैजल से शादी कर ली। अरे नहीं, निकाह कर लिया और अब फिजा फातिमा हो गई। ऊपर से लड़की के परिवार वालों ने पुलिस में बेटी के अपहरण की शिकायत करते हुए किदवई नगर थाना में केस दर्ज करा दिया। कानपुर में लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां पर जो लड़की है उसके परिजनों का कहना है कि एक मुस्लिम युवक ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद उससे शादी कर ली। तो वहीं पूरे आरोपों के बाद बेटी की तरफ से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जो लड़की है उसका कहना है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और अपनी मर्जी से ही बिना किसी दबाव के धर्म परिवर्तन किया है। तो पूरे मामले सामने आने के बाद जो पुलिस है वो लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो जारी हो गया। और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जब ऑडियो और वीडियो जो वायरल हुए हैं उसके बाद से जो पुलिस है वो मीटिंग कर रही है और जल्द ही किदवई नगर थाने की जो टीम है, पुलिस टीम है, उसको दिल्ली और गाजियाबाद भेजा जाएगा और जानकारी हासिल की जाएगी आखिरकार कहाँ पर हैं ये लोग और किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है। बस यहीं से ये मुद्दा सियासी बन गया और फिर शुरू हो गई इस पर सियासी बयानबाजी। यूपी सरकार के सूचना विभाग में सलाहकार शला मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए लिखा, परीक्षा देने के बहाने निकली कानपुर की शालिनी यादव ने पहले धर्म बदला, फिर फैजल से निकाह कर लिया। सवाल ये कि धर्म बदलने की क्या जरूरत? धर्म शालिनी यादव ने ही क्यों बदला, फैजल ने क्यों नहीं? तभी तो कहते हैं ये लव नहीं, ये है लव जिहाद। तथाकथित प्रबुद्धों को मेरी बात से मिर्ची लगे तो लगे। वहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं का क्या कहना है, उसे भी सुन लीजिए। देखिए, सर्वसम्मति से शादी की है कि नहीं की है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से प्राथमिक जानकारी मिल रही है और लड़की ने धर्म परिवर्तन किया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और सवाल ये उठता है कि धर्म परिवर्तन करना केवल लड़की की ही जरूरत क्यों पड़ी? अगर लव इतना था तो लड़का भी तो धर्म परिवर्तन कर सकता था, या लड़की हिंदू धर्म में रह के भी तो उस काम को कर सकती थी। इधर कांग्रेस का कहना है कि ये लव जिहाद से जुड़ा मामला नहीं है, इस पर सियासत ठीक नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। आज जो घटना सामने आई है, जहां पे दो बालिग व्यक्ति जिन्होंने कोर्ट मैरिज की है और देश का संविधान उनको ये अधिकार देता है किसी भी नागरिक को देश के कि वो अपनी इच्छा से शादी कर सकते हैं अगर वो बालिग हैं। हालांकि इस मसले पर सियासत के बीच लड़की फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर पहले ही कह चुकी है कि उसने खुद अपनी मर्जी से शादी की और धर्मांतरण भी अपनी इच्छा से किया। इस दौरान लड़का भी उसके साथ मौजूद रहा। मैं शालिनी, डॉटर ऑफ जयचंद यादव, मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बर्रा 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से
बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है। कानपुर पुलिस को इस मामले में तहरीर मिली है कि किसी लड़की ने शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन किया है। इस संबंध में अपराध पंजीकृत किया गया है तथा चूँकि लड़की बालिग है, हम उनका 164 का बयान कराएंगे और 164 के बयान के आधार पर जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। शत्रुपा यादव के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस संबंध में उनकी पुत्री के द्वारा कल एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें अपने आप को उनकी तथाकथित पुत्री होना कहा गया है और अपने पति के साथ शादी करना कहा गया है, जिसमें पति का नाम मोहम्मद फैजल बताया है। इस तथाकथित वीडियो की जांच की जा रही है तथा थाना किरबीनगर के द्वारा अपराध को बरामदी करने के लिए भिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। हमने निकाह किया और बहरहाल कानपुर से सामने आए इस मामले के बाद एक बार फिर लब जिहाद का जिन बोतल से बाहर आ गया और फिर इस पर नए सिरे से बहस के साथ सियासत भी शुरू हो गई। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब तक लब इसी तरह लब जिहाद के जंजाल में फंसा रहेगा। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वो मुझसे कहते हैं कि जो तुमने कर दिया है तुम समझ रही हो, कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो तुम बच जाओगी। और इन दिनों यूपी पुलिस के खौफ से अगर सूबे के अपराधी कोर्ट में सरेंडर कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरे प्रदेश के अपराधी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, जिंदगी की भीख मांग रहे हैं और अपने किए पर पछता भी रहे हैं। देखिए, कोई चाल नहीं छूटने का, लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से बात सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर। इसको कहते हैं खाकी का खौफ। जब इनकी चलती है तो सब चलता हो जाते हैं, अच्छे अच्छे थर्राने लगते हैं। वैसे हैं तो ये दो अलग अलग तस्वीरें, लेकिन दोनों तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ एनकाउंटर की मुहिम का ये नतीजा है कि प्रदेश तो छोड़िए, देश के दूसरे हिस्सों के अपराधियों और आरोपियों के बीच इस कदर दहशत है कि कहीं अपराधी कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं, किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं कोई आरोपी पनाह मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, जिंदगी की भीख मांग रहा है। एक बार फिर सुनिए इस आरोपी का वो बयान जो अपराधियों के बीच यूपी पुलिस के खौफ की मिसाल है। तभी तो बच्चा छोड़ दिया सर मैंने, नहीं तो नहीं छोड़ता। मैंने बोला उसको पहले से कि पुलिस तक जाएगी तो पकड़ा जाऊंगा पक्का, कोई चांस नहीं छूटने का, लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से बात सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती है। तो सुना आपने, इन दिनों यूपी पुलिस को लेकर अपराधियों और आरोपियों के बीच इसी तरह का खौफ है, जिसने दूसरे प्रदेश के अपराधियों को भी डरा रखा है। तभी तो यूपी पुलिस के शिकंजे में आया ये आरोपी अब रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और अपनी गलतियों पर पछता रहा कि उसने उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों किया, क्योंकि यहाँ तो पुलिस अपराधियों को छोड़ती ही नहीं। अब सवाल ये कि यह आरोपी कौन है, कहाँ का है और इसने क्या अपराध किया है, तो जान लीजिए। तस्वीरों में रोता गिड़गिड़ाता ये आरोपी मोहम्मद अशफाक है, जो तेलंगाना का रहने वाला है। इसे एक बच्चे के अपहरण के मामले में मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मुरादाबाद से कुछ दिनों पहले ध्रुव नाम के एक बच्चे का अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इसी बीच मामला पुलिस के पास चला गया और अपहरणकर्ता ध्रुव को गाजियाबाद में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने ध्रुव को गाजियाबाद बस अड्डे से बरामद किया था। जिस बच्चे ध्रुव का अपहरण हुआ था वो खुद उसकी मां और उसके प्रेमी मोहम्मद अशफाक ने मिलकर किया था, लेकिन जब ये मामला जैसे ही पुलिस के पास पहुंचा, आरोपी मोहम्मद अशफाक पुलिस से डर गए।
मैंने बोला उसको पहले से ही कि पुलिस तक जाएगी तो पकड़ा जाऊंगा पक्का, कोई चांस नहीं छूटने का। लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती है। वहीं दूसरी तस्वीर बागपत की है। यहाँ का कुख्यात उधम सिंह गैंग का शातिर अपराधी अनुज बरखा ने बागपत कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उसने भी पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए ही ये सरेंडर किया है। यानी एक तरफ जहां कानपुर और दूसरे मामलों को लेकर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के खिलाफ उसकी एनकाउंटर की मुहिम के कारण अब आरोपियों को, अपराधियों को मौत का डर भी सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। सपा तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। हालांकि बीजेपी विधायक के निधन के कारण दूसरे दिन भी सदन में कोई विधायी का काम नहीं हो पाया और इस बीच बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के, सभी जनहित के विशेष मुद्दों को सदन में उठाएं, जिससे शासन और प्रशासन को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, लेकिन जिस तरह सत्र की शुरुआत के साथ ही विधानसभा के बाहर परिसर में समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और धरना दिया, उससे ये तो साफ हो गया है कि कोरोना काल के दौर में भी बुलाया गया ये सत्र हंगामेदार हो। सपा नेता सुनील यादव ने फिर दोहराया है कि किसानों, छात्रों, मजदूरों समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा और पार्टी इसे सदन और उसके बाहर पूरे जोर शोर से उठाएगी। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया था, सरकार को जगाने की कोशिश की है और उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, बेरोजगार जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। अब ऐसे हो हंगामे और शोर शराबे के बीच विधायी काम कितना होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस सब के बीच बसपा अध्यक्ष मायावती का एक ट्वीट सरकार और लोकतंत्र के नजरिए से काफी अहम हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता और विपक्ष के विधायकों से मेरी पुरजोर अपील है कि वे विधानसभा के चल रहे वर्तमान सत्र में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के विशेष मुद्दों को जरूर प्रभावी ढंग से सदन में उठाकर शासन प्रशासन को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाएं। व्यापक जनहित की यही मांग है। वैसे तो विकास का मुद्दा सरकार के एजेंडे से काफी हद तक गायब है, किंतु यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर आवाज जरूर उठाएं, समय की यह मांग है। वैसे भी विधानसभा सत्र को शुरू हुए 2 दिन हो गए। पहले दिन सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं दूसरे दिन सदन की कार्रवाई चलनी थी, लेकिन बीजेपी के एक विधायक के अचानक निधन से दूसरे दिन भी कोई विधायी काम नहीं हो पाया। श्री जन्मेजय जी का जाना, मतलब लगातार 2 दिन केवल अपने सदन के सदस्यों के लिए शोक प्रस्ताव लेकर के आना, यह बहुत दुखदायी रहा है। बहरहाल विधानसभा के ज्यादातर सत्रों के दौरान हंगामे के कारण विधायी काम प्रभावित होते रहे, इसे बताने की जरूरत है। ऐसे में विपक्ष के किसी नेता की ओर से इस तरह का सकारात्मक बयान स्वागत योग्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस पर अमल दूसरी विपक्षी पार्टियों के अलावा खुद बसपा भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।